Hello everyone, welcome to Prelims Primer Weekly News Analysis by Aptiplus Academy for Civil Services। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज की पहली टॉपिक है FDI इनफ्लोज। 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में अभी तक सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एवर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हुए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर इंडिया के बाहर रहने वाला कोई रेसिडेंट किसी अनलिस्टेड इंडियन कंपनी में इक्विटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। अगर कोई फॉरेन बिजनेस एंटिटी या इंडिविजुअल किसी लिस्टेड इंडियन कंपनी के पेड अप इक्विटी कैपिटल में 10% तक का इन्वेस्टमेंट कर रहा है तब भी उसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया जाता है। लिस्टेड कंपनी यानी वो कंपनीज जो पब्लिक को स्टॉक्स इशू करती है स्टॉक एक्सचेंज में। और पेड अप कैपिटल हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब कोई कंपनी इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली स्टॉक्स सेल करती है और उससे मनी रेज करती है इन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कंपनी स्टार्ट हुई है उस टाइम पे, इसी को कहते हैं पेड अप कैपिटल। यहाँ पे कहा गया है इक्विटी, अगर लिस्टेड हो तब भी इक्विटी में अगर इन्वेस्टमेंट होते हैं और अगर अनलिस्टेड हो तब भी अगर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होते हैं तभी इसे FDI कहा जाएगा। इक्विटी मतलब जाहिर है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कंपनी के शेयर होल्डर्स माने जाते हैं, द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो सिंस जो इन्वेस्टर्स हैं वो कंपनी के ओनर्स भी माने जाते हैं, इसीलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो डे टू डे जो ऑपरेशंस होते हैं कंपनी के उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं। नॉट ओनली दैट, दे ऑल्सो शेयर देयर नॉलेज, स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी विद द कंपनी। रेगुलेशन और गवर्नेंस की अगर बात करें तो ब्रॉडली फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में, इट इज़ रेगुलेटेड अंडर फीमा एक्ट, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। और अगर स्पेसिफिकली FDI की बात करें तो इट इज़ प्राइमरीली गवर्न्ड बाय द कंसोलिडेटेड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2017, DPIIT, दैट इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। यही DPIIT जो है ये कंसोलिडेटेड FDI पॉलिसी को फैसिलिटेट करती है। मतलब इसी पॉलिसी के अंदर ये डिसाइड होता है कि एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में कितने % तक इन्वेस्ट कर पाएगा अंडर FDI, दैट इज द लिमिट। यही डिसाइड किया जाता है बाय द कंसोलिडेटेड FDI पॉलिसी। यहाँ पे एक बात नोट करना इम्पोर्टेंट है, ये जो फीमा एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, इसे टाइम टू टाइम अमेंड किया गया। इसके अंदर टाइम टू टाइम नए रूल्स और रेगुलेशंस लाए गए। और ये जो FDI है ये पहले फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशंस 2017 इसके तहत ही ये गवर्न हो रहे थे, लेकिन फिर 2019 में नए रूल्स को फ्रेम किया गया और एट प्रेजेंट ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स रूल्स के अंदर ये गवर्न हो रहे हैं। तो FDI में फॉरेन इन्वेस्टर जो है इंडिया में बिजनेस ऑपरेशन को सेटअप कर सकता है बाय इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। बिजनेस को डिफरेंट फॉर्म्स में सेटअप किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जॉइंट वेंचर हो सकता है, या फिर होली ओन्ड सब्सिडियरी हो सकती है, या फिर ऐसी होल्डिंग कंपनी हो सकती है जो कंप्लाई करती है विद द FDI पॉलिसी। फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्टिकुलर सेक्टर में कोई कैप है तो उससे कंप्लाई करते हुए अगर कंपनी सेटअप की जा रही है, सो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज FDI। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन से रूट्स होते हैं जिनके थ्रू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आते हैं। पहली कैटेगरी है 100% FDI परमिटेड थ्रू ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट में किसी नॉन रेसिडेंट को या फिर किसी इंडियन कंपनी को RBI या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रायर परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती फॉर FDI। दूसरी कैटेगरी है अप टू 100% FDI परमिटेड थ्रू गवर्नमेंट रूट। कुछ सेक्टर्स में FDI अलाउड होता है, लेकिन इसके लिए कंपनीज को गवर्नमेंट से प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ती है और ये मैंडेटरी होता है। तो कंपनीज को एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है थ्रू फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल। ये एक ऐसी पोर्टल है जो सिंगल विंडो क्लियरेंस फैसिलिटेट करती है। एप्लीकेशन जो है वो फॉरवर्ड किया जाता है टू रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री और उसके बाद वो ही डिसाइड करती है कि अप्रूवल मिलेगा या रिजेक्शन हो जाएगी
एप्लीकेशन की, और इसके लिए एप्लीकेशन जो है इसे स्क्रूटिनाइज भी किया जाता है इन कंसल्टेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, दैट इज DPIIT, विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तीसरी कैटेगरी है अप टू 100% FDI परमिटेड थ्रू गवर्नमेंट प्लस ऑटोमेटिक रूट। कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिनमें कैप लगे रहते हैं, मतलब अप टू ए सर्टेन परसेंटेज ऑटोमेटिक रूट होता है जिसके लिए गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर उस परसेंटेज से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स लाने हैं थ्रू FDI तो गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। सेक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं। ऐसी सेक्टर्स जिनमें 100% ऑटोमेटिक रूट है, 100% FDI इन्वेस्टमेंट्स आ सकते हैं और उसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनमें आते हैं एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, एयरपोर्ट्स बोथ ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड। ग्रीनफील्ड मतलब एकदम स्क्रैच से अगर प्रोजेक्ट बन रहा है एयरपोर्ट, तब ब्राउनफील्ड मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसके ऊपर फिर एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। ARCs मतलब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, जो मतलब डूब चुकी NPA वाली कंपनीज को रिस्ट्रक्चर करती है, रिकंस्ट्रक्ट करती है, ऐसी कंपनीज में भी 100% FDI अलाउड है अंडर ऑटोमेटिक रूट। इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स में है, बायोटेक्नोलॉजी में है, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है तो ही। ऑटो कंपोनेंट्स, ब्रॉडकास्ट कंटेंट सर्विसेज मतलब ये जो अपलिंकिंग डाउनलिंकिंग होती है टीवी चैनल्स की, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज जो होती है, इसके लिए भी FDI पूरी तरह से अलाउड है। कैपिटल गुड्स में है, कैश एंड कैरी होलसेल ट्रेडिंग जो होती है इसमें भी 100% FDI अलाउड है। केमिकल्स में है, कोल में है, कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शंस में, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, ड्यूटी फ्री शॉप्स, ई कॉमर्स एक्टिविटीज़, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, फूड प्रोसेसिंग, जेम्स एंड ज्वेलरी, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल पार्क्स, लेदर, BPO जो सर्विसेज, IT, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज जो सर्विसेज आती हैं अंडर सिविल एविएशन सर्विसेज, जैसे मेंटेनेंस, रिपेयर हो गया। एविएशन सेक्टर में ही डिफरेंट प्लेन का अगर रिपेयर या फिर उसी से जुड़े हुए कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर का रिपेयर, तो वो सारी सर्विसेज। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, फार्मास्यूटिकल्स, प्लांटेशन सेक्टर, पोर्ट्स एंड शिपिंग, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, रोड्स एंड हाईवेज, रिटेल ट्रेडिंग, सिंगल ब्रांड जो होते हैं वो वाले, टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स, थर्मल पावर, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, वाइट लेबल ATM ऑपरेशंस। वाइट लेबल ATMs मतलब ऐसी ATMs जिसे कोई बैंक ओन नहीं करता, कोई नॉन बैंकिंग एंटिटी ही इन्हें चलाती हैं। इन्हें RBI ने फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए अलाउ किया था। इट कम्स अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ओनली। ऐसी NBFCs जिनकी 15 ईयर्स की एक्सपीरियंस है वही वाइट लेबल ATMs को खोल सकती हैं। इंडी कैश एक एग्जाम्पल है वाइट लेबल ATM का। सो एनी हाउ, तो ये सारी जो सेक्टर्स हमने अभी डिस्कस की, ये सभी ऐसी सेक्टर्स हैं जिसमें 100% FDI जो है वो अलाउड है अंडर ऑटोमेटिक रूट। इसके लिए गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगली कैटेगरी है गवर्नमेंट रूट, दैट इज अप टू 100% गवर्नमेंट रूट कैटेगरी। ऐसी सेक्टर्स जिसमें FDI अलाउड तो है लेकिन उसके लिए प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड RBI ये मैंडेटरी है। फॉर एग्जांपल बैंकिंग एंड पब्लिक सेक्टर, इसमें 20% तक का FDI अलाउड है और उसके लिए भी गवर्नमेंट की परमिशन मैंडेटरी है। फिर है ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट सर्विसेज, इसमें 49% तक का FDI अलाउड है। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज 100%, फूड प्रोडक्ट्स रिटेल ट्रेडिंग 100%, माइनिंग एंड मिनरल्स जो होती हैं इसमें 100%, मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग 51%। प्लीज़ नोट कि इसके पहले सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग जो थी उसमें 100% ऑटोमेटिक रूट में वो FDI अलाउड था, लेकिन मल्टी ब्रांड जब हो जा रही है रिटेल ट्रेडिंग, रिटेल शॉप में अगर मल्टीपल ब्रांड्स की अगर ट्रेडिंग हो रही है तो उसमें गवर्नमेंट की परमिशन मैंडेटरी है और 51% तक का FDI अलाउड है। प्रिंट मीडिया की अगर बात करें, पब्लिकेशन या फिर कोई साइंटिफिक या टेक्निकल मैगजीन की प्रिंटिंग, कोई स्पेशलिटी जर्नल की प्रिंटिंग, कोई पीरियोडिकल या फिर कोई एडिशन फॉरेन न्यूज़पेपर की, इसमें भी 100% FDI अलाउड है लेकिन गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए उसके लिए।
प्रिंट मीडिया में ही न्यूज़पेपर पब्लिकेशन, पीरियोडिकल, अगर किसी फॉरेन मैगजीन का इंडियन एडिशन है उसके लिए जो न्यूज़ और करंट अफेयर्स से डील करती हैं, इसमें भी 26% तक का एफडीआई अलाउड है, गवर्नमेंट की परमिशन मैंडेटरी है। सैटेलाइट एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑपरेशंस, इसमें 100% एफडीआई अलाउड है लेकिन गवर्नमेंट परमिशन बिल्कुल मैंडेटरी है। अगली कैटेगरी है गवर्नमेंट प्लस ऑटोमेटिक रूट। कुछ ऐसी सेक्टर्स होती हैं जिनमें कैप लगी हुई है, अप टू अ सर्टेन परसेंटेज ऑटोमेटिक रूट में एफटीआई अलाउड है, उसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन नहीं होती, लेकिन उसके बियॉन्ड अगर एफटीआई के अंदर इन्वेस्टमेंट्स रिसीव करना है तो गवर्नमेंट की परमिशन ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, सिक्योरिटीज़ मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, इसमें 49% तक ऑटोमेटिक रूट में आता है, उसके बाद अगर उससे भी बियॉन्ड एफडीआई रिसीव कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी। सिमिलरली इंश्योरेंस अप टू 74% जो है वो ऑटोमेटिक रूट में है। मेडिकल डिवाइसेस 100% ही है। पेंशन 49%। पेट्रोलियम रिफाइनिंग जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के द्वारा की जाती है, इसमें 49%। पावर एक्सचेंज 49%। टेलीकॉम 100%। अब कुछ ऐसी सेक्टर्स हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें एफडीआई जो है बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, इसमें एफडीआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स नहीं रिसीव किया जा सकता। ऐसी इंडस्ट्रीज़ में आती है एटॉमिक एनर्जी जनरेशन, ऐसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो एटॉमिक एनर्जी के जनरेशन से जुड़ी काम में है, या फिर गैम्बलिंग, बेटिंग बिजनेसेस में, लॉटरी, अगर वो ऑनलाइन हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लॉटरी अगर है तो उसमें एफडीआई अलाउड नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स इन चिट फंड में भी एफडीआई अलाउड नहीं है। निधि कंपनीज में अलाउड नहीं है। एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एक्टिविटीज़ में अलाउड नहीं है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल हॉर्टिकल्चर, फिशरी, टी प्लांटेशन, पिसिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इसमें अलाउड है। इसके अलावा कुछ और सेक्टर्स हैं उनमें अलाउड नहीं है। हाउसिंग एंड रियल एस्टेट में भी एफटीआई अलाउड नहीं है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे टाउनशिप हो गए या फिर कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट हो गया तो उसमें एफडीआई अलाउड है। सिगार, सिगरेट्स, टोबैको इंडस्ट्री, इसमें भी एफडीआई अलाउड नहीं है। टीडीआर, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स, ये रियल एस्टेट के अंदर ऐसी कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जिनमें क्या होता है कि इन सर्टिफिकेट्स की ट्रेडिंग होती है कि एक पर्टिकुलर जगह है, वहाँ पे अगर कोई डेवलपमेंटल कंजर्वेशन की वजह से वहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है कहीं और वहाँ पे फिर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इन केसेस में टीडीआर की इशुएंस होती है। तो ये ट्रेडिंग इन टीडीआर सर्टिफिकेट्स में भी ये आपका अलाउड नहीं है एफडीआई। 2020 में एक इंडियाज़ कंसोलिडेटेड एफडीआई पॉलिसी आई। इसके तहत अगर ऐसी कोई कंट्री है जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है, लैंड बॉर्डर शेयर करती है, तो इन दैट केस वहाँ पे अगर कोई बेनिफिशियल ओनर अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है थ्रू एफडीआई, तो इन दैट केस, या फिर वो उस कंट्री का सिटीजन है, तो इन दैट केस वो गवर्नमेंट अप्रूवल रूट के थ्रू ही एफडीआई में इन्वेस्ट कर पाएगा इंडिया में। फर्दर अगर कोई सिटीजन पाकिस्तान का है या फिर पाकिस्तान में कोई एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड है तो वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती है ओनली थ्रू दी गवर्नमेंट रूट। ऑल्सो पाकिस्तान से कोई इन्वेस्टमेंट्स अलाउड नहीं है एफडीआई के अंदर इन सर्टेन सेक्टर्स, फॉर एग्जांपल डिफेंस सेक्टर, स्पेस सेक्टर, एटॉमिक एनर्जी, इन सब सेक्टर्स में इंडिया में अलाउड नहीं है फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम पाकिस्तान। इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स की स्टेटस की बात करें तो हमें पता है कि एफडीआई जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉनेटरी सोर्स फॉर इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब वहाँ से इन्वेस्टमेंट्स होंगी, यहाँ पे कंपनीज सेटअप की जाएंगी, तभी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद से एफडीआई जो है वो स्टेडली इंक्रीज कर रहा है इंडिया में। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया काफ़ी ज़्यादा आगे है, अभी विद इन 100 उसका रैंक आता है, और ग्रीनफील्ड एफटीआई रैंकिंग में इंडिया का रैंक 1 है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो एफडीआई जो है ये एक क्रिटिकल ड्राइवर है इंडिया में। फॉरेन कंपनीज जो है वो इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं। फॉर एग्जांपल वेजेस जो हैं वो रिलेटिवली लो हैं, स्पेशल इन्वेस्टमेंट प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल टैक्स एग्जेम्पशंस दी जाती है बाय द गवर्नमेंट। अभी तो कई सारी इंसेंटिव्स दी जा रही है ताकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स बढ़े, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े।
2021 की जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है उसमें इंडिया का रैंक 43 रहा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो ड्राइव होता है, बिकॉज यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। और इसके अलावा एफडीआई में सिर्फ मनी इन्वेस्टमेंट नहीं होता, क्योंकि सिंस वो कंपनीज के ओनर्स भी रहते हैं, जब अप टू 10% हो सकता है, लेकिन ओनर्स भी होते हैं क्योंकि इक्विटी में सिंस होता है इन्वेस्टमेंट। तो इन दैट केस क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, स्किल भी होता है, वो अपनी एक्सपर्टीज को भी यहाँ पे शेयर करते हैं। तो इसीलिए एफडीआई जो है इसके कई सारे फायदे हैं। इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। फॉर एग्जांपल एफपीआई, एफआईआई, वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं इन्वेस्टमेंट्स, कभी भी वो इंडिया से विड्रॉ कर सकते हैं जब अगर यहाँ पे कोई क्राइसिस आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर कोई रुपी का डेप्रिसिएशन हो या कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इन दैट केस वो विड्रॉ कर सकते हैं और इससे इकोनॉमी में झटका लग सकता है। लेकिन एफडीआई में ऐसी सिचुएशन नहीं होती, क्योंकि वो सिंस ओनर्स ही होते हैं कंपनी के। तो इन दैट केस, और यहाँ पे पूरी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होके पूरी एक एंटिटी बिजनेस सेटअप है, तो विदड्रॉ करना उतना इजी नहीं होता। सो दैट इज़ वाई एफडीआई इज़ वे बेटर, ये इतनी वॉलेटाइल नहीं होती इन कंपैरिजन टू एफपीआई एंड एफआईआई। मार्केट साइज की अगर बात करें तो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि एफडीआई फ्लोज जो हैं वो कंसिस्टेंटली बढ़े हैं। 2014-15 से 2020-21 तक हम देख सकते हैं कि कंसिस्टेंटली ये बढ़े हैं। और 2021-22 में जैसे कि पहले डिस्कस किया गया कि हाईएस्ट एवर एनुअल एफडीआई इनफ्लो रिकॉर्ड किया गया है, विच इज $83.57 बिलियन। 2014-15 में 45.15 बिलियन डॉलर्स था, वहाँ से अभी ये जंप करके आया है 83.57 बिलियन डॉलर्स। तो ऑलमोस्ट 20 फोल्ड इंक्रीज हुआ है एफडीआई इनफ्लोज इंडिया में। अप्रैल से दिसंबर 2021 तक की डेटा की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन सी सेक्टर्स एफडीआई को अट्रैक्ट कर रही हैं, तो इनमें आते हैं कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इंडस्ट्री। ये सेक्टर जो है इसने हाईएस्ट एफडीआई को अट्रैक्ट किया है, अराउंड 10.25 बिलियन यूएस डॉलर्स तो इसी सेक्टर में एफडीआई के तौर पे इन्वेस्ट हुए हैं। इसके बाद है ऑटोमोबाइल सेक्टर, फिर है सर्विस सेक्टर, इट इज़ फॉलोड बाय ट्रेडिंग सेक्टर, देन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ एंड देन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। तो ये जो क्रोनोलॉजी है इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट। इसके अलावा अगर कंट्रीज़ की बात करें तो 2021 में अप्रैल से दिसंबर के अंदर जिस कंट्री ने सबसे ज़्यादा एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में किया है उसमें है सिंगापुर, 11.69 बिलियन यूएस डॉलर्स। सिंगापुर इज़ फॉलोड बाय यूएस एंड देन मॉरिशियस, केमन आइलैंड्स, नीदरलैंड्स और उसके बाद है यूके। तो ये भी ट्रेंड फॉलो करना इम्पॉर्टेंट है। टॉप स्टेट्स की बात करें, कौन सी स्टेट्स इंडिया की जिसने सबसे ज़्यादा एफडीआई इक्विटी इनफ्लो को विटनेस किया है, तो इसमें आती है कर्नाटका। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा रजिस्टर हुआ है एफडीआई इक्विटी इनफ्लो, 17.25 बिलियन डॉलर्स। 38% एफडीआई फ्लोज जो हैं 2021 में ये सिर्फ कर्नाटका ही लेके गई। इसके बाद है महाराष्ट्र, देन दिल्ली, तमिलनाडु, गुजरात, देन हरियाणा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि कोविड के बाद एफडीआई इनफ्लोज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, इट हैज़ इंक्रीज्ड बाय 23%। तो कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के जिसने एफडीआई को प्रमोट किया है, इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जांपल कॉरपोरेट टैक्स को इंडिया ने रिड्यूस किया है, कॉरपोरेट टैक्स रेट को हमें पता है। इसके अलावा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो इनमें कई सारी दिक्कतें आ रही थी लिक्विडिटी की, इन्हें ईज करना। इसके अलावा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करना, एफडीआई पॉलिसी में रिफॉर्म्स लाना, कंप्लायंस में कुछ इश्यूज होती हैं, इस बर्डन को रिड्यूस करना। इसके अलावा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, पीएलआई स्कीम्स, इसे तो हमने कई बार डिस्कस किया है। पीएलआई स्कीम्स कई सारे मेजर्स लिए गए हैं। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक, ये सब मेजर्स। तो ये सब तो हमने कई बार डिफरेंट
सेशंस में इन्हें डिस्कस किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, कि किस तरीके से इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट्स को किस तरीके से बढ़ाया जाए, इसके लिए कई सारे रिफॉर्म्स लाए गए हैं ताकि एफडीआई फ्लोज बढ़े, इनफ्लोज बढ़े। इसके लिए इसके अलावा सिंगल विंडो क्लियरेंस तो है ही, एफडीआई के कैप को ऑटोमेटिक रूट में काफ़ी बढ़ाया गया है, कई सेक्टर्स में एफडीआई को अलाउ भी किया गया है, लिबरलाइज किया गया है। कोल माइनिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल मीडिया, सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग, सिंगल ब्रांड में जैसे कि पूरा 100% अलाउड है, टेलीकॉम में 100% अलाउड है, सिविल एविएशन, डिफेंस, इंश्योरेंस, इसमें भी कई सारे, इंश्योरेंस में पहले 49% था, अभी 74% तक का अलाउ कर दिया गया है। तो कई सारी इनिशिएटिव्स अभी ली गई हैं। पीएम गति शक्ति की हर एक मिनिस्ट्री, मतलब टोटल 16 मिनिस्ट्रीज़ को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट किया गया है पीएम गति शक्ति के अंदर, ताकि कोऑर्डिनेटेड वे में इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं इन्हें इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो कई सारी ऐसी इनिशिएटिव्स अभी ली गई हैं। फीमा एक्ट को अमेंड किया गया है, कई सारे रूल्स इसके अमेंड किए गए हैं, जैसे कि एलआईसी में अभी 20% तक का एफडीआई अलाउड है अंडर ऑटोमेटिक रूट। इंश्योरेंस में एफडीआई लिमिट को बढ़ाना अप टू 74%, टेलीकॉम में 100%, ये तो हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा है एनहांस ट्रेड पार्टनरशिप। सितंबर 2021 में इंडिया और यूके ने साइन किया एनहांस ट्रेड पार्टनरशिप टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड स्ट्रेंथन बायलैटरल टाइज। इसके अलावा एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज EGOS एंड PDCs दैट इज प्रोजेक्ट डेवलपमेंट टिल सेल्स की अप्रूवल दी गई। कैबिनेट ने मिनिस्ट्रीज के अंदर एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज दैट इज EGOS एंड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स दैट इज PDCs के फॉर्मेशन को अप्रूव किया। ये जो बॉडीज होंगी, ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इन्हें फास्ट ट्रैक करने के लिए काम करेंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन रहे, ताकि जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं पाइपलाइन में उनमें कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट्स होते रहें, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़े, एफडीआई भी बढ़े, और एक इन्वेस्टर फ्रेंडली इकोसिस्टम बने इन्वेस्टर्स के लिए, उन्हें कोई बर्डन ना लगे, कंप्लायंस के इश्यूज ना लगे, इजीली वो इन्वेस्ट कर पाए, ऐसी इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम बने, इसके लिए इन्हें फॉर्म किया गया। इसके अलावा PLI स्कीम, आत्मनिर्भर भारत, हमें पता है कि इसको बूस्ट करने के लिए कि प्रोजेक्ट लिंक्ड इंसेंटिव, अगर इंडिया में इंडियन जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वहाँ के द्वारा जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स तैयार हो रही हैं, एक पर्टिकुलर जो गोल है उसे अचीव करने के बाद उससे भी ज़्यादा अगर प्रोडक्शन होता है तो उसमें इंसेंटिव्स गवर्नमेंट देती है, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है। तो 13 सेक्टर्स में टोटल PLI जो है वो ये इंसेंटिव्स दी जाती है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। इसमें क्या क्या आते हैं? मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आते हैं, कुछ क्रिटिकल ड्रग इंटरमीडियरीज आते हैं, APIs हमें पता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो कि बैकबोन होते हैं किसी भी एक दवाई का। इसके अलावा मेडिकल डिवाइसेस के मैन्युफैक्चरिंग में, और दूसरे जो सेक्टर्स है वो है ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मास्यूटिकल ड्रग, स्पेशलिटी, स्टील, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, वाइट गुड्स, ACs और LEDs आती हैं जो वाइट कलर की प्रोडक्ट्स होती हैं और ट्रेडिशनली। इसके अलावा फूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, सोलर PV मॉड्यूल्स, टेक्निकल टेक्सटाइल्स भी आते हैं टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स में, और एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी, ACC बैटरी। तो इन सभी सेक्टर्स जो है में PLI दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स दिए जाएंगे फॉर मैन्युफैक्चरिंग। मेक इन इंडिया फर्स्ट, वोकल फॉर लोकल कैंपेन रहा। तो ये सारी ही जो इनिशिएटिव्स हैं इसने FDI को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट किया। इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल की अभी बात हो रही है, 2021 के बजट में निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया था इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल की, दैट विल प्रोवाइड एंड टू एंड फैसिलिटेशन एंड सपोर्ट टू इन्वेस्टर्स। जिसमें फॉर एग्जांपल अगर कोई इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो उसको पहले से ही सारे रूल्स रेगुलेशंस तो पता नहीं होंगे, किस सेक्टर में करना चाहिए ये भी पता नहीं है, तो ये सारी एडवाइजरी, प्री इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी उन्हें दी जाएगी। लैंड बैंक इंफॉर्मेशन,
सेंटर और स्टेट लेवल पे जो डिफरेंट जो फेजेस है, डिफरेंट लेवल्स पे जो क्लियरेंसेस हैं उसे इजीली कैसे किया जा सके, इसको फैसिलिटेट करना, ऑनलाइन डिजिटल इंटरफेस क्रिएट करना ताकि इजीली उन्हें सारी जानकारी मिल जाए और उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो रूटेड हो जाए। तो ये इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल, इसकी फॉर्मेशन, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट दैट इज़ वन प्रोडक्ट की हर एक, उत्तर प्रदेश से ये स्टार्ट हुआ, हर एक डिस्ट्रिक्ट में कंट्री के अगर एक प्रोडक्ट के लिए वो डिस्ट्रिक्ट जाना जाए, उसके मैन्युफैक्चर के लिए, वन ऑफ अ काइंड प्रोडक्ट के लिए वो आइडेंटिफाइड हो जाए तो वो पूरे ग्लोबल मार्केट को कैप्चर कर सकता है। तो इसी के तहत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव को लाया गया। तो ये कई सारी इनिशिएटिव्स लाई गई और इसीलिए एफडीआई जो है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हुआ है इंडिया में। अब इतनी ज़्यादा एफडीआई के कई सारे एडवांटेजेस भी है, कुछ सारे डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेजेस में ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, की एरियाज में अगर इन्वेस्टमेंट्स होते हैं तो फॉर एग्जांपल पावर जनरेशन में अगर होता है तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होगा और इससे कई ज़्यादा दूसरी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑफ कोर्स सारी इंडस्ट्रीज़ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं, तो उनमें भी ग्रोथ आएगा। टेक्नोलॉजीज़ आएंगे दूसरे जो बाहर से, फॉर एग्जाम्पल अगर सैटेलाइट लॉन्चिंग की बात है तो दूसरे जो कंट्रीज़ हैं अगर वहाँ से एक्सपर्टीज़ आती है तो ऑफकोर्स हमारे यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम की ग्रोथ होगी। कोर सेक्टर बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड होती हैं अगर कैपिटल इनफ्लो होता है थ्रू एफडीआई इन सेक्टर्स में। हमें पता है कोर सेक्टर्स जो होती है वो बैकबोन होती है इकोनॉमी की, अगर उनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाए तो ऑटोमेटिकली दूसरी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी ग्रो करने लगेंगी, तो स्पीडी इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो एफडीआई के ये फ़ायदे हैं। एक्सपोर्ट्स में भी इंक्रीज़ आता है एफडीआई में। अभी डेडिकेटेड इकोनॉमिक जोन्स बना दिए गए हैं जहाँ पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो प्रोडक्ट्स है पर्टिकुलरली उन्हें बूस्ट करने के लिए अलग अलग क्लस्टर्स बनाए जा रहे हैं। तो अगर यहाँ पे एफडीआई फ्लो होता है तो ऑफकोर्स कंट्री का एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा स्टिम्युलेट करती है एफडीआई क्योंकि जैसे कि पहले भी डिस्कस किया गया कि जॉब्स जनरेट होते हैं, जो इन्वेस्टर हैं उसे भी एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलता है और जो लोकल कम्युनिटी है उनकी भी ग्रोथ होती है इससे। इंटरनेशनल ट्रेड जो है इससे बढ़ते हैं अगर एफडीआई को अलाउ किया गया तो। लोकल कम्युनिटीज़ जो है उनकी परचेजिंग पावर बढ़ती हैं। इसके अलावा एफडीआई जो है वो कंट्री की फिनेंशियल सर्विसेज को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करती है। फॉर एग्जांपल कैपिटल मार्केट में, मर्चेंट बैंकिंग, इन सब चीज़ों में, बैंकिंग सेक्टर में भी अभी एफडीआई को अलाउ कर दिया गया है अप टू अ सर्टेन परसेंटेज। तो इसमें भी कई ज़्यादा इससे ग्रोथ देखा जाएगा इन फिनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में। और इसके अलावा एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी भी रहती है क्योंकि एफडीआई जितना फ्लो करेगा कंट्री में तो उससे ये प्रूव होगा कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बना है इंडिया में, और जितना कॉन्फिडेंस बना है उसी हिसाब से जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो अच्छी रेटिंग्स देगी इंडिया को। इसके अलावा जब फॉरेन करेंसी का इनफ्लो इंडिया में बढ़ता है तो आरबीआई का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इसकी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पोजीशन है वो बहुत अच्छी रहती है, अभी बहुत अच्छी है भी। तो रुपी का डिप्रिसिएशन अप्रिसिएशन ये पूरा ही डिपेंड करता है फॉरेन करेंसी के इनफ्लो के ऊपर इंडिया में। तो ये सारी एडवांटेजेस हैं। बैकवर्ड एरियाज़ जो हैं उसकी भी कई सारी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है ड्यू टू एफडीआई, क्योंकि कई सारे जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं वो बैकवर्ड एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में ही सेटअप किए जाते हैं। रीज़न क्या है? इन सब एरियाज़ में सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट जो है इंसेंटिव्स देती हैं और इन इंसेंटिव्स के लिए ही इन इंडस्ट्रियल सेंटर्स को, इन क्लस्टर्स को बैकवर्ड एरिया में सेटअप किया जाता है। सिंस वहाँ पे सेटअप किया जाता है तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, लोकल इकोनॉमी जो है उसमें बूस्ट आती है। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि hyundai और फोर्ड कार जो है इसकी यूनिट्स को श्री पेरुम्बदूर में स्टार्ट किया गया। तो ये सारी बहुत ही रिमोट एरियाज़ थी, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बन गई धीरे धीरे और यहाँ से लोकल जो इकोनॉमी है उसमें पूरा बूस्ट आ गया। सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है एफडीआई की वो है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल रिसोर्स। इट्स अ वेरी बिग एडवांटेज ऑफ एफडीआई क्योंकि यहाँ की जो लोकल वर्कफोर्स हैं उन्हें स्किल्स दिया जाता है, ट्रेन किया जाता है
उन्हें एक ओवरऑल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है ताकि वो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम कर सके। तो इसके लिए ट्रांसफ़र ऑफ कोर्स तो नॉलेज हो रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ स्किल एक्सपर्टीज़ हो रही है इससे। तो इन द लॉन्ग रन ये जो इंडिया है उसकी जो वर्कफोर्स है इसको बेनिफिट देती है। एफडीआई जब फ्लो करता है इंडिया में, यहाँ पे कंपनी सेटअप होती हैं, तो इससे कंपटीशन भी बढ़ता है, प्राइसेस भी कम होते हैं क्योंकि मोनोपोली नहीं रहती। हमारे यहाँ पे हमें पता है कई सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रैगमेंटेड है, अनऑर्गेनाइज्ड वे में काम करती है, अननेटवर्क्ड है, इनएफिशिएंट है, स्मॉल है कई सारी सेक्टर्स। तो जब एफडीआई यहाँ पे आती है तो इन दैट केस कंपटीशन बढ़ता है, मोनोपोली नहीं रहता, ऑर्गेनाइज्ड वे में अच्छे से प्रोडक्ट्स जो है मैन्युफैक्चरिंग होती है और ग्लोबल मार्केट को वो कैप्चर करने की इसमें क्षमता आती है। एफडीआई के कई सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। फॉर एग्जांपल हिंड्रेंस टू डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं एक पर्टिकुलर रिसोर्स में, एक पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज़्यादा, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं तो जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनके पास वो स्कोप नहीं रहता कि वो भी इन्वेस्ट करें उस पर्टिकुलर सेक्टर में। मॉडर्न डे इकोनॉमिक कोलोनियलिज्म ये एक एप्रीहेंशन है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो हैं उनकी, कि पहले कोलोनियलिज्म की डायरेक्ट कॉलोनी बना लिया जाता था, अभी इकोनॉमिक कॉलोनी बनाया जाता है। इट इज़ क्वाइट एग्जिस्टेंट राइट नाउ। अगर एफडीआई फ्लोज बहुत ज़्यादा होते हैं कहीं पे किसी पर्टिकुलर कंट्री में तो वो कंट्री वल्नरेबल हो जाता है ना टू द फॉरेन कंपनीज एक्सप्लॉयटेशंस, क्योंकि जॉब्स मिल रहे, सब कुछ तो है, लेकिन अल्टीमेटली ओनर तो फॉरेन कंपनी है और अल्टीमेटली फॉरेन एंटिटी है, तो वही सारा कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, उनके ही ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। तो ये एक इकोनॉमिक का कोलोनियलिज्म है। एक और एप्रीहेंशन रहता है कि एफडीआईज की वजह से जो प्रोडक्ट्स जो मार्केट में आते हैं इन कंपनीज़ की, तो वो तो ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी में अच्छी होंगी और उनके पास बहुत ज़्यादा मनी पावर भी होता है मार्केट को कैप्चर करने के लिए। इससे जो लोकल इंडस्ट्रीज़ होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ये बहुत ज़्यादा सफ़र कर जाती हैं क्योंकि ये कॉम्पीट नहीं कर पाती इन सब कंपनीज़ के साथ। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ जो है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगती है। तो ये एक एप्रीहेंशन है। ट्रेड बैलेंस में गड़बड़ी अभी देखा गया है कि ये इंपोर्ट बैलेंस को ऑफसेट कर सकता है। कई सारे इंटरनेशनल रिटेलर्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स के जो रॉ मटेरियल्स है ये सब वो सोर्स करे ग्लोबल मार्केट से, और लोकल मार्केट जो है वो डिप्राइव हो जाती है, वहाँ पे ये इन्वेस्ट नहीं करते। तो ये एक सेटबैक हो सकता है। और अभी तो गवर्नमेंट ने कई सारी रूल्स बनाए हैं कि इतनी जो प्रोक्योरमेंट है वो लोकल मार्केट से ही होनी चाहिए डिफरेंट सेक्टर्स में, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है लोकल मार्केट को सिक्योर करने के लिए। उसे करेंसी एक्सचेंज क्राइसिस, इससे तो कई बार देखा भी गया है। साल 2000 में साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ने करेंसी क्राइसिस को एक्सपीरियंस किया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एफटीआईज। इन्फ्लेशन का बहुत ज़्यादा बढ़ गया था बिकॉज ऑफ दी एफटीआईज। एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम होने लगे और डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है वो बिल्कुल गिर गई। एज ए रिजल्ट जो एफडीआईज जो हैं वो धीरे धीरे विड्रॉ करने लगे फ्रॉम द कंट्री और इससे एक्सचेंज क्राइसिस आने लगी। जो करेंसी है वो बिल्कुल ही डेप्रिशिएट कर गई और इसीलिए एफडीआई के ऊपर बहुत ज़्यादा टू मच डिपेंडेंसी जो है वो अच्छी नहीं है बिकॉज इट विल क्रिएट एक्सचेंज क्राइसिस। इसके अलावा एक कल्चरल इरोजन भी रहता है। फॉरेन एंटिटीज़ का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा रहेगा तो डेफिनेटली जो लोकल यहाँ पे जो डोमेस्टिक कल्चर है वो धीरे धीरे डिसअपियर करने लगती हैं, वो सफ़र करने लगती हैं। जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग जिनका किया जाता है उसे भी ग्लोबल डिमांड के हिसाब से ही किया जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसकी वजह से कल्चरल शॉक एक्सपीरियंस करते हैं जो लोकल लोग होते हैं। वो फॉरेन प्लेयर्स जो है वो कई बार मोनोपोली क्रिएट करते हैं बाय प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स एट डिस्काउंटेड रेट्स। मोटिव होता है कि बिगिनिंग में मार्केट को कैप्चर कर लेना, ग्रैब कर लेना। इस दौरान जो डोमेस्टिक कंपनीज होती हैं देश की वो कॉम्पीट नहीं कर पाती क्योंकि इतने चीप प्राइसेस में वो प्रोडक्ट्स को नहीं बेच पाती। एज ए रिजल्ट वो वाइंड अप हो जाती है। जैसे ही वो वाइंड अप हो जाती है थोड़ी देर के बाद ये जो फॉरेन एंटिटीज़ हैं ये क्या करती हैं, एक्सप्लॉइट करने के लिए कस्टमर्स को प्राइस हाइक कर देती है। अब कस्टमर्स के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता और उसी प्राइस में, अवेलेबल प्राइस में उसे परचेस करना पड़ता है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अवेल करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि
मोनोपोली हो जाती है, कार्टेलाइजेशन होता है बाय द ग्लोबल प्लेयर्स। इन्फ्लेशन होने की चांसेस रहती है अगर बहुत ज़्यादा एफडीआई का प्रेजेंस रहा तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो एडवर्टिजमेंट्स में, कंज्यूमर प्रमोशन में स्पेंड किया जाता है। इससे प्रोडक्ट का प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, कार्टेल्स क्रिएट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ओपेक ही है जो एफडीआई का ये एक एग्जांपल है कि किस तरीके से कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। ये ऑयल कार्टेल जो है ओपेक का, ये एक एग्जांपल है। ट्रेड डेफिसिट तो हमने पहले डिस्कस किया ही, किस तरीके से ट्रेड डेफिसिट होता है। तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है एफडीआई का, ये हमने देखा। एफडीआई तो इम्पॉर्टेंट है ही। अब एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2025 तक इंडिया में हर साल 120 से 160 बिलियन यूएस डॉलर्स का एफडीआई जो है वो फ्लो करेगा। इंडिया बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिव मार्केट है फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिए ही। अभी इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का, इसके लिए तो एफडीआई की ज़रूरत पड़ेगी ही, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है वही बैकबोन है इसका, और इसके ग्रोथ के लिए एफडीआई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसके कई सारे रिस्क्स भी हैं, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। तो इसीलिए एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, ताकि गवर्नमेंट ये इंश्योर कर पाए थ्रू इट्स पब्लिक पॉलिसी कि जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं, डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, और फॉरेन जो प्लेयर्स हैं, एंटिटीज़ हैं, वो इक्वल फुटिंग में रहे। ऐसा नहीं हो कि जो डोमेस्टिक ट्रेडर्स हैं वो डिसएडवांटेज में चले जाए बिकॉज ऑफ द फॉरेन एंटिटीज़। जापान ने ये कई मतलब बहुत अच्छे से इसे किया है, ताकि जो फॉरेन एंटिटीज़ हैं एफडीआई फ्लो हो, लेकिन फॉरेन कंपनीज़ की वजह से जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं वो वाइंड अप ना हो जाए, इसको इंश्योर जापान ने बहुत अच्छे से किया है। तो इंडिया कैन टेक अ क्यू फ्रॉम जापान। अगली टॉपिक है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। रिसेंटली नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के एग्जीक्यूटिव कमेटी ने 11 प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा या एनएमसीजी जो है, इसे रजिस्टर किया गया था एज अ सोसाइटी इन 2011 अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। पहले एनएमसीजी जो है ये एनजीआरबीए नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के इम्प्लीमेंटेशन आर्म के तहत काम कर रहा था। एनजीआरबीए इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर द प्रोविजंस ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ईपीए 1986, लेकिन 2016 में एनजीआरबीए को डिसॉल्व कर दिया गया और फिर कॉन्स्टिट्यूट किया गया नेशनल काउंसिल फॉर रिजुविनेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा, जिसे नेशनल गंगा काउंसिल भी कहते हैं। इसे 2019 में ईपीए 1986 अमेंडमेंट ऑर्डर के तहत कॉन्स्टिट्यूट किया गया। ऑब्जेक्टिव क्या है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का? इट इज बेसिकली टू रिड्यूस पोल्यूशन एंड इंश्योर रिजुविनेशन ऑफ द गंगा रिवर। ये गंगा बेसिन में जितने भी स्टेट्स हैं, इंक्लूडिंग जो यूनियन टेरिटरी है दिल्ली की, ये जहाँ से भी गंगा रिवर फ्लो करती है, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट जो है ये चलाया जा रहा है। पोल्यूशन को रिड्यूस करने के अलावा इसकी कुछ और मैंडेट्स हैं। फॉर एग्जांपल मैसिव अफॉरेस्टेशन, ताकि बायोडाइवर्सिटी जो है वो कंजर्व हो। इसके अलावा फ्लोरा और फौना को डेवलप करना, इफेक्टिव प्लान्स और पॉलिसीज तैयार करना टू कंजर्व डॉल्फिन्स, टर्टल्स एंड वैरायटीज ऑफ फिशेस। रिवर गंगा को रिजुविनेट करने के लिए ईपीए एक्ट के तहत 5 tier स्ट्रक्चर है एट नेशनल, स्टेट and district level, and these bodies take measures for prevention, control and abatement of environmental pollution in the river Ganga. इसमें पहला है नेशनल गंगा काउंसिल अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसके बाद है एम्पावर्ड टास्क फोर्स ETF ऑन रिवर गंगा। इसके जो चेयरमैन है ये है मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन। तीसरा है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG दैट वी हैव डिस्कस्ड। चौथा है स्टेट गंगा कमिटीज, और पांचवा है डिस्ट्रिक्ट गंगा कमिटीज इन एवरी स्पेसिफाइड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। नाउ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा नमामि गंगे प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करती है। नमामि गंगे प्रोग्राम जो है ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है यूनियन गवर्नमेंट की, जिसे 2014 में इनॉग्रेट किया गया। ऑब्जेक्टिव है कंजर्वेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ गंगा। मेन पिलर्स की बात कर रहे हैं नमामि गंगे प्रोग्राम की, उसमें है अफॉरेस्टेशन, रिवर सरफेस क्लीनिंग, सीवरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, पब्लिक अवेयरनेस एंड गंगा ग्राम। ये सारी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। रिवर गंगा के विसिनिटी में जो भी विलेजेस हैं इन्हें कहा जाता है गंगा ग्राम।
द नेक्स्ट टॉपिक इज पैंगोंग सो। रिसेंटली गवर्नमेंट ने कहा है कि गवर्नमेंट ने कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स देखी हैं जिसमें ये सामने आ रहा है कि चाइना जो है कई सारी ब्रिजेस बना रहा है पैंगोंग लेक के पास, और ये ब्रिजेस वो उन जगहों पे बना रहा है जो जगहें जो है चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है सिंस दी 1960s, मतलब 1962 के इंडो साइनो वॉर के बाद से। पैंगोंग सो की बात करें तो ये एक एंडोरेक सलाइन लेक है, मतलब एक ऐसी लेक जो किसी भी दूसरे एक्सटर्नल वाटर बॉडी के साथ कनेक्टेड नहीं है, वहाँ पे फ्लो नहीं करती है, सिर्फ एवापोरेशन होता है डायरेक्टली वहाँ से। इन्हीं को कहते हैं एंडोरेक वाटर बॉडी, और ये सलाइन भी है। ये ईस्टर्न लद्दाख एरिया में आती है, ईस्टर्न लद्दाख और वेस्टर्न तिब्बत में फैला हुआ है। ये लैंड लॉक्ड बेसिन है विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द इंडस रिवर बेसिन बाय अ रिज, और 134 किलोमीटर्स लॉन्ग है एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 5 सब लेक्स हैं इसके पैंगोंग सो के। इसमें है पैंगोंग सो, सो न्याक, रमसो, रमसो जो है ये एक ट्विन लेक है, और न्याक सो, ये 5 लेक्स। और ग्लेशियल मेल्ट से ही ये लेक जो है ये बना है, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ द माउंटेन स्पर्स ऑफ चांग चेनमो रेंज। यहाँ पे इस मैप में आप लोकेशन देख सकते हैं पैंगोंग सो लेक की। पैंगोंग सो जो है ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो लेक के बिल्कुल बीच से गुजरता है। पैंगोंग सो की लेक की बात करें तो 50% ऑफ द लेंथ ऑफ द लेक जो है इट लाइज विद इन तिब्बत, तिब्बत में ये है। 40% जो है वो लद्दाख में है इंडिया के, और जो बाकी का जो पोर्शन है 10% वो डिस्प्यूटेड है, एंड इट इज़ अ बफर जोन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इस एरिया में जाने के लिए इनर लाइन परमिट की रिक्वायरमेंट होती है। ये लेक अभी तक हुआ तो नहीं है, लेकिन इट इज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग आइडेंटिफाइड अंडर द रामसार कन्वेंशन एज अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। और ये अगर ऐसा हो जाता है, ये रामसार साइट अगर बन जाता है पैंगोंग सो लेक, तो इट विल बी द फर्स्ट ट्रांसबाउंड्री वेटलैंड इन साउथ एशिया जो कंट्रीज में डिवाइडेड स्पैन कर रही है, ऐसी पहली लेक। अगली टॉपिक है वी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी। अभी रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा कि इंडियन इकोनॉमी जो है ये वी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी को विटनेस कर रही है आफ्टर द पैंडेमिक। इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। बेसिकली कितना टाइम लग रहा है रिकवर होने के लिए, उसके ऊपर डिपेंड करके इकोनॉमिक रिकवरी के टाइप्स को क्लासिफाई किया गया है, और ये डिफरेंट शेप्स के ऊपर डिपेंड करता है, और इसे अल्फाबेट से डिस्क्राइब किया जाता है। वी शेप्ड, यू शेप्ड, डब्ल्यू शेप्ड, एल शेप्ड, के शेप्ड एटसेट्रा। पहला है वी शेप्ड। अगर इकोनॉमी में एक शार्प डिक्लाइन आता है और उसके बाद जल्दी से क्विकली रिकवरी होती है, शार्प इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है डिक्लाइन के बाद, तो इसे कहते हैं वी शेप्ड रिकवरी। वी शेप्ड रिकवरी जो है ये यूजुअली तब होती है जब एक वन टाइम शॉक की वजह से कोई रिसेशन हो, और ठीक इस रिसेशन के बाद ही वी शेप्ड रिकवरी होती है। ऐसे रिसेशन के कई सारे कारण हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉनिटरी पॉलिसी हो गया, कुछ अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट या पॉलिटिकल टर्मोइल आ गया कंट्री में, तो इस टाइम पे जो इकोनॉमिक डाउनटर्न्स होती हैं तब इसी को वन टाइम शॉक कहते हैं। कोविड-19 जो है ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इस तरीके का, और इसके अलावा वॉर हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर्स, पैंडेमिक तो हमने कहा ही। इस तरीके की वन टाइम शॉक्स जब होती हैं, इस टाइम पे जो इकोनॉमिक डिक्लाइन होता है उसके बाद क्विकली जब इकोनॉमिक अगर रिकवर करता है तो वी शेप्ड रिकवरी हम विटनेस करते हैं। वन टाइम शॉक वाली जो रिसेशन है इसकी कई सारी इम्पैक्ट देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल जीडीपी पे असर होता है, स्टॉक जो है वो गिरने लगते हैं, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल सेल्स, इन सभी सेक्टर्स में जो है वो इसमें डाउनटर्न देखने को मिलता है। वन टाइम शॉक रिसेशन के बाद वी शेप्ड रिकवरी तभी होती है जब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर अग्रेसिव एक्शंस लेती है ऑन अ
वॉर फुटिंग। तो वी शेप्ड रिकवरी जो है ये एक बेस्ट केस सिनेरियो है फॉर एन इकोनॉमी टू रिवाइव द लॉसेस एंड कंटिन्यू टू ग्रो एंड एक्सपैंड। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट कि वी शेप्ड रिकवरी में जब रिसेशन चल रहा था उस टाइम पे जो एक्टिविटीज़ लॉस्ट होती हैं हर एक सेक्टर में, जो इकोनॉमिक जो डिक्लाइन होता है उस टाइम पीरियड का जो लॉस है वो परमानेंट होता है और उसके बाद रिकवरी होती है, फिर से सारे जो सेक्टर्स हैं वो रिवाइव करने लगते हैं। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट वो परमानेंट लॉस हो जाता है एक्टिविटी का, इकोनॉमिक एक्टिविटी का ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ रिसेशन। एल शेपेड रिकवरी की बात करें तो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्लो रेट ऑफ रिकवरी। इसमें स्लो रेट होता है, पर्सिस्टेंटली अनएम्प्लॉयमेंट रहती है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत स्टैग्नेंट रहता है, अच्छे से नहीं हो पाता। तो इसमें देखा जाता है कि जो इकोनॉमिक रिसेशन है वो काफ़ी स्टीप होता है, स्टीप डिक्लाइन इन द इकोनॉमी। और स्टीप डिक्लाइन, अचानक से इकोनॉमी गिर गई लेकिन कॉरस्पॉन्डिंगली रिकवरी नहीं होती है उसी स्पीड से, तो इसीलिए इकोनॉमी कभी भी फुल्ली रिकवर कर ही नहीं पाता है इन एल शेपेड रिकवरी। लॉस्ट डेकेड इन जापान जो है इसी एल शेपेड रिकवरी का एक एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं। 1980s और 1990s के बीच में हुआ था ये लॉस्ट डेकेड इन जापान। बेसिकली क्या हुआ था कि 1980s में इसमें जापान जो है इट रैंक्ड फर्स्ट फॉर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन पर कैपिटा, जीएनपी काफ़ी बढ़ गया था। इस टाइम पे रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट प्राइसेस बहुत ज़्यादा क्विकली राइज कर रहे थे, तो एसेट प्राइस बबल ना हो जाए जैसे कि हमने 2008 के केस में भी देखा है। तो इससे बचने के लिए बैंक ऑफ जापान ने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया 1989 में। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश हो गया और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन कर गया फ्रॉम 3.89% टू 1.14%। और ये हुआ कंटिन्यूसली फ्रॉम 1991 टू 2003 ये हुआ। तो इस टाइम पे ही इसे ही कहते हैं कि लॉस्ट डेकेड इन जापान। फिर है यू शेपेड रिकवरी। यू शेपेड रिकवरी में बेसिकली क्या होता है कि इकोनॉमिक रिसेशन आता है। इकोनॉमिक रिसेशन के दौरान एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, इंडस्ट्रियल आउटपुट ये शार्पली डिक्लाइन करने लगते हैं, डिप्रेस रहते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 12 to 24 months और फिर 1 से 2 साल के बाद इकोनॉमी बिल्कुल बाउंस बैक करता है। तो यू शेपेड इसीलिए इसे कहा जा रहा है। इसमें भी रिकवरी बहुत जल्दी होती है लेकिन ये वी शेपेड रिकवरी से थोड़ा स्लो है। फिर आते हैं डब्ल्यू शेपेड रिकवरी पे। इसमें हम शेप से समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि इकोनॉमी रिसेशन में जाता है, बहुत ही शार्प डिक्लाइन होता है इकोनॉमी का, फिर वो रिकवर करने लगता है और शार्प राइज होता है इकोनॉमी का। फिर थोड़े टाइम के बाद ये फिर से शार्प डिक्लाइन होने लगता है और फिर ये शार्प राइज होने लगता है, मतलब 2 बार, एक बार शार्प डिक्लाइन राइज। तो इसी को हम डब्ल्यू शेप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके की रिकवरी को। नेक्स्ट है के शेपेड रिकवरी। पेंडेमिक के बाद ये कहा गया था कई बार कि के शेपेड रिकवरी हो सकती है। इसमें ये एक ऐसी पोस्ट रिसेशन सिनेरियो है जिसमें इकोनॉमी का एक सेगमेंट जो है वो क्लाइम बैक करने लगता है, वो फिर से रिवाइव करने लगता है, अच्छे से रिकवर करके राइज करने लगता है। लेकिन जो दूसरा सेक्टर है, दूसरा सेगमेंट है, वो पूरी तरीके से सफ़र करने लगता है और वो सफ़र करता है, इसीलिए वो नीचे की तरफ ही जाता है, उसका शार्प डिक्लाइन होता रहता है। तो इसी को, ये डाइवर्जिंग केसेस हैं, तो इसी को इसीलिए हम के जो शेप है, लेटर है, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। के शेपेड रिकवरी एक बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो है जिसमें इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है वो परपेचुएट करने लगती है, क्योंकि एक सेक्शन तो है जो बहुत अच्छे से रिकवर करके राइज करने लगता है इकोनॉमिकली, लेकिन जो दूसरा सेक्शन है वो कंटिन्यूसली नीचे जाता रहता है। तो सोसाइटी में इनइक्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है व्हेन देयर इज के शेपेड रिकवरी। वी शेपेड, यू शेपेड, डब्ल्यू शेपेड रिकवरीज जो है ये इसकी पहले भी बात हुई है। इसके पहले जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे
पूरे वर्ल्ड में, लेकिन के शेप्ड रिकवरी का जो कॉन्सेप्ट है ये फर्स्ट इमर्ज हुआ इन 2020 ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स। रिसेंटली वर्ल्ड बैंक और फ्रीडम हाउस रिपोर्ट ने मिलके वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स को रिलीज किया। इसमें इंडिया के स्कोर को डाउनग्रेड किया गया है, तो इससे इंडिया के सॉवरेन रेटिंग्स जो हैं उस पर असर पड़ सकती है। क्या होती है सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स, इसे हमने बहुत ही डिटेल में एक प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था। यहाँ पे हम देखेंगे क्या है वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स। नाम से जाहिर है कि ये जो इंडिकेटर है ये वर्ल्ड वाइड डिफरेंट कंट्रीज में गवर्नेंस कैसी है इसको इवैल्यूएट करती है और अकॉर्डिंगली स्कोर्स देती है। इसमें सर्वेस किए जाते हैं जहाँ पे डिफरेंट रिस्पॉन्सेस लिए जाते हैं लोगों से, और डिपेंडिंग अपॉन दैट क्रॉस कंट्री गवर्नेंस इवैल्यूएशन को कंडक्ट किया जाता है। इसमें 215 कंट्रीज और टेरिटरीज को गवर्नेंस के 6 डायमेंशंस के बेस पे रैंकिंग दी जाती है, जिसमें आती है वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड एब्सेंस ऑफ वायलेंस, गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस, रेगुलेटरी क्वालिटी, रूल ऑफ लॉ, कंट्रोल ऑफ करप्शन। रिपोर्ट को रिलीज किया वर्ल्ड बैंक और फ्रीडम हाउस ने। फ्रीडम हाउस जो है ये एक यूएस बेस्ड ह्यूमन राइट्स वॉच डॉग है। इसे यूएस गवर्नमेंट ही फंड करती है थ्रू ग्रांट्स, एंड इट हैज बीन ट्रैकिंग द कोर्स ऑफ डेमोक्रेसी सिंस 1941। इसमें डिफरेंट कंट्रीज की डेमोक्रेसी की क्या स्टेटस है इसे इवैल्यूएट किया जाता है, और उसके बाद स्कोर्स दिए जाते हैं। स्कोर्स जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं ऑन सर्टेन इंडिकेटर्स, पॉलिटिकल इंडिकेटर्स सच एज इलेक्टोरल प्रोसेस कैसा है, इलेक्शंस की प्रोसेसेस, पॉलिटिकल प्लूरलिज्म, सारे सेक्शंस रिप्रेजेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं फ्रॉम द सोसाइटी, पार्टिसिपेशन, गवर्नमेंट फंक्शनिंग कैसी है। सिविल लिबर्टी इंडिकेटर्स में आते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड बिलीफ, एसोसिएशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल राइट्स, रूल ऑफ लॉ उसका उससे फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, पर्सनल ऑटोनॉमी है या नहीं, इंडिविजुअल राइट्स है या नहीं। इन सब इंडिकेटर्स के ऊपर बेस करके स्कोर दिया जाता है और डिक्लेयर किया जाता है कि एक कंट्री फ्री है, पार्टली फ्री है या नॉट फ्री है। 2020 में इंडिया को जो विच इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, इट वाज हाईलाइटेड कि इंडिया में डेमोक्रेसी इज इन थ्रेट। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी रिपोर्ट। रिसेंटली द स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट को रिलीज किया गया। ये जो रिपोर्ट है इट वाज मेड बाय द इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। इंडिया में इनइक्वालिटी कितनी है, उसकी क्या नेचर है, उसकी कितनी डेप्थ है, इसे एनालिसिस करती है ये रिपोर्ट। डिफरेंट सेक्टर्स में कितनी इनइक्वालिटी है इसकी इन्फॉर्मेशन को कंपाइल किया जाता है इस रिपोर्ट में। इन सेक्टर्स में आते हैं हेल्थ, एजुकेशन, हाउस होल्ड, लेबर मार्केट एट्सेट्रा। 5 की एरियाज जिसे ये रिपोर्ट स्टडी करती है, इसमें आते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, लेबर मार्केट डायनामिक्स, हेल्थ, एजुकेशन एंड हाउस होल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए जिस डेटा का यूज़ किया जाता है वो डेटा जो होता है वो डिराइव्ड होता है फ्रॉम पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS, नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे एंड यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। इस रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 की अगर हम बात करें तो जो टॉप 10% हैं सोसाइटी के, वो उनके पास 1/3 ऑफ टोटल इनकम है। और डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट कैटेगरीज की बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स जो हैं वो दे कंप्राइज 45.78%, रेगुलर सैलरीड वर्कर्स 33.5% एंड कैजुअल वर्कर्स 20.71%। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.8% है और वर्कर टू पॉपुलेशन रेशियो जो है वो है 46.8%। अगली टॉपिक है नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड। Recently, Apparel Made Up's होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने 51 lakhs डोनेट किया CSR के तहत टू नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड। एम है टू एम्पावर द यूथ ऑफ इंडिया विद स्किल ट्रेनिंग। नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड की अगर बात करें तो इसे सेटअप किया गया था इन द ईयर 2009 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रेजिंग फंड्स बोथ फ्रॉम गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स फॉर स्किल डेवलपमेंट इन द कंट्री। फंड जो है इसे कॉन्ट्रीब्यूट की जाती है बाय वेरियस गवर्नमेंट सोर्सेस, डोनर्स, कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू स्टिम्युलेट एंड डेवलप द स्किल्स ऑफ इंडियन यूथ डिफरेंट सेक्टर्स में। पब्लिक ट्रस्ट है सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इसके कस्टोडियन भी है। ट्रस्ट जो है ये इट एक्सेप्ट्स डोनेशन, कंट्रीब्यूशन इन कैश और काइंड फ्रॉम द कंट्रीब्यूटर्स और दिस फंड
नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड इज ऑपरेटेड एंड मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है ट्रस्ट के इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द ट्रस्ट। फंड जो है वो अपनी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं दैट इज स्किलिंग द यूथ ऑफ द कंट्री, इसे मीट करती है थ्रू द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है विच इज सेट अप फॉर बिल्डिंग स्किल डेवलपमेंट कैपेसिटी एंड फॉर्जिंग स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस विद द मार्केट। एज मैंशनड अर्लियर, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसे 2008 में इनकॉर्पोरेट किया गया था अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 एंड इट वाज सेट अप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एज PPP मॉडल। एंड इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये 49% शेयर कैपिटल को होल्ड करते हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसे होल्ड करती है 49% को थ्रू दी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और प्राइवेट सेक्टर जो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की 51% शेयर को होल्ड करती है। जो भी एंटरप्राइजेस, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस स्किल ट्रेनिंग को प्रोवाइड करती हैं उन्हें नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है हेल्प करती है बाय प्रोवाइडिंग फंड, सो इट बेसिकली एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट इन स्किल डेवलपमेंट। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, मंकी पॉक्स वायरस। रिसेंटली मंकी पॉक्स के केसेस जो हैं वो कई सारे मिल रहे हैं इन इंग्लैंड। मंकी पॉक्स वायरस क्या है? मंकी पॉक्स जो है इट इज अ जूनोटिक डिजीज, एनिमल्स से जो ह्यूमन बींग्स में फैलता है, दैट ऑकर्स प्राइमरीली इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज ऑफ सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका। तो बेसिकली ये दूसरे रीजन्स में एक्सपोर्ट हुआ, ओकेजनली होता है फ्रॉम अफ्रीका ओनली। फर्स्ट केस ऑफ मंकी पॉक्स वायरस इन ह्यूमंस जो है उसे रिकॉर्ड किया गया था इन द ईयर 1970 कॉन्गो में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पहली बार इसे रिकॉर्ड किया गया था। मंकी पॉक्स वायरस की अभी दो डिस्टिंक्ट जेनेटिक ग्रुप्स हैं, एक है सेंट्रल अफ्रीकन, एक है वेस्ट अफ्रीकन। कॉज की बात करें तो मंकी पॉक्स वायरस से ही ये होता है। ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस से बिलोंग करता है, फैमिली पॉक्स विरिडी, और मंकी पॉक्स जो है इट बिलोंग्स टू द सेम फैमिली ऑफ वायरसेस जिससे स्मॉल पॉक्स बिलोंग करते हैं। लेकिन स्मॉल पॉक्स में फेटिलिटी रेट, डेथ रेट जो है वो हायर होती है इन कंपैरिजन टू मंकी पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को तो ऑफकोर्स 1980 में इरेडिकेट कर दिया गया था। मंकी पॉक्स की अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो इसमें बेसिकली फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं, स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स जो धीरे धीरे स्प्रेड करने लगते हैं पूरे बॉडी में और फेस में। हम यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से होते हैं सिम्टम्स। इसके बाद ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो मंकी पॉक्स वायरस जो है इट इज मोस्टली ट्रांसमिटेड टू पीपल फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, जैसे रोडेंट्स हो गए डिफरेंट, और प्राइमेट्स। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है। अगर रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जो हैं वो स्प्रेड हो रहे हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर तो मंकी पॉक्स वायरस हो सकता है। ट्रीटमेंट, करेंटली कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है रिकमेंडेड फॉर मंकी पॉक्स वायरसेस। वैक्सीनेशन जो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट है वही वैक्सीन इफेक्टिव है मंकी पॉक्स को प्रिवेंट करने के लिए। स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है वही अगर वैक्सीन को यूज किया जाता है तो 85% इफेक्टिव है वो अगेंस्ट मंकी पॉक्स। अगली टॉपिक है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज। रिसेंटली DGTR या डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज ने कई सारे सिस्टमेटिक एंड प्रोसीड्यूरल चेंजेस किए ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े, कंप्लायंस बर्डन कम हो। इसके लिए सिंप्लीफिकेशन किए गए हैं रूल्स के, प्रोसेसेस के, प्रोसीजर्स के दैट आर रिलेटेड टू ट्रेड। इंडिया में कई सारे ट्रेड रिलेटेड इश्यूज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल डंपिंग ऑफ चीप गुड्स बाय कंट्रीज लाइक चाइना, जिससे हमारी डोमेस्टिक जो सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाती है। तो इसके अगेंस्ट कई सारी रेमेडीज भी हैं, फॉर एग्जाम्पल एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगा देना, काउंटर व्हीलिंग ड्यूटीज़, दूसरे सेफ गार्ड्स। तो इन्हीं को किस तरीके से किन मेजर्स को लिया जाए, एक एजेंसी बनाई गई इसके लिए 2018 में, और इसी को कहते हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज। सो इट इज़ अ सिंगल विंडो एजेंसी फॉर प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्विफ्ट ट्रेड डिफेंस मैकेनिज्म इन इंडिया। इसे पहले दैट इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ
ट्रेड रेमेडीज DGTR, इसे पहले कहा जाता था DGAD, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड अलाइड ड्यूटीज़। ये बेसिकली एंटी डंपिंग और काउंटरवेलिंग ड्यूटी केसेस को डील करता था और उसके बाद DGTR को फॉर्म किया गया इन द ईयर 2018। पहले ट्रेड रिलेटेड इश्यूज से निपटने के लिए डिफरेंट बॉडीज थी। फॉर एग्जांपल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड अलाइड ड्यूटीज DGAD, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सेफगार्ड्स DGS एंड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो इन सभी को एक साथ मर्ज कर दिया गया 2018 में और एक सिंगल नेशनल एंटिटी बनाई गई और इसी का नाम है DGTR, दैट इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज। DGTR जो है ये ट्रेड डिफेंस सपोर्ट प्रोवाइड करती है हमारे डोमेस्टिक सेक्टर को और एक्सपोर्टर्स को भी। अगर कभी कोई इन्वेस्टिगेशन इंस्टीट्यूट किया जाए अगेंस्ट एक्सपोर्टर्स या फिर हमारी कोई डोमेस्टिक इंडस्ट्री के अगेंस्ट बाय सम अदर कंट्री, तो इन दैट केस DGTR ही इसके साथ डील करती है। इसके अलावा डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के ऊपर कोई एडवर्स अफेक्ट ना आए ड्यू टू डंपिंग ऑफ चीप गुड्स एज मेंशन्ड अर्लियर बाय कंट्रीज लाइक चाइना, या फिर कोई दूसरी कंट्री अपनी गुड्स के ऊपर इतनी सब्सिडीज दे रही हैं कि वो इतनी चीप हो गई हैं और कि हमारे कंट्री में जब वो इम्पोर्ट हो रहा है तो हमारे जो डोमेस्टिक सेक्टर है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, वो कॉम्पीट नहीं कर पा रही हैं। तो ये ना हो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो और इसकी एडवर्स इफेक्ट हमारी डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है वो ना भुगते, इसके लिए DGTR जो है वो कई सारे स्टेप्स लेती है और एक लेवल प्लेइंग फील्ड को प्रोवाइड करती है। DGTR जो भी ट्रेड रिलेटेड रेमेडियल मेथड्स को अपनाती हैं ये ऑफकोर्स इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स के साथ कंप्लायंट होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो अरेंजमेंट्स हैं उसके साथ भी कंप्लायंट होता है, कस्टम्स टैरिफ एक्ट एंड रूल्स के साथ भी ये कंप्लायंट होता है। DGTR जो है इट फंक्शंस एज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगले टॉपिक है मालविया मिशन। रिसेंटली मालविया मिशन को लॉन्च किया गया। एम है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स एंड फैकल्टी मेंबर्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसे लॉन्च किया है मालविया मिशन को टू डेवलप एन एनवायरनमेंट की टीचर एजुकेशन भी प्रमोट हो, फैकल्टी की डेवलपमेंट हो अक्रॉस दी कंट्री। इसमें ये हाईलाइट किया गया है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी अडॉप्ट अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इन टीचर एजुकेशन, जिसमें इंडियन वैल्यूज़, इंडियन लैंग्वेजेस, नॉलेज, इथोस, ट्रेडिशंस के ऊपर फोकस हो और होलिस्टिक डेवलपमेंट हो फैकल्टी की। और इसमें ये भी फोकस किया जाएगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसमें जो भी टारगेट्स हैं इन टर्म्स ऑफ टीचर एजुकेशन वो भी अचीव हो जाए। ब्रीफली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है इसकी हाइलाइट्स देख लेते हैं। ये 1986 की जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है इसे रिप्लेस कर रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसका एम है कि यूनिवर्सल एक्सेस रहे, सभी को एक्सेस रहे एट ऑल लेवल्स ऑफ स्कूलिंग फ्रॉम प्री प्राइमरी स्कूल टू ग्रेड 12। ये इंश्योर करेगी क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर, ताकि जो 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, उन्हें भी क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन मिले। करिकुलर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वो रहेगा 5+3+3+4। जो बच्चे 3 से 8 साल तक के हैं उनके लिए 5 years की फाउंडेशनल स्टेज, जो क्लासेस 3 to 5 मतलब 8 से 11 साल के बच्चे उनके लिए 3 years ऑफ प्रेपरेटरी स्टेज, फिर क्लासेस 6 to 8 फॉर एजेस ऑफ 11 to 14 इसमें 3 years ऑफ मिडिल स्टेज रहेगा, और क्लासेस 9 to 12 के लिए दैट इज फ्रॉम फॉर एजेस 14 to 18 4 years ऑफ सेकेंडरी स्टेज रहेगा। इसमें पहले की तरह कोई स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं रहेगा बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस और करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स। इसमें कोई वाटर टाइट सेपरेशन पहले की तरह नहीं रहेगा। इसमें ये भी मैंडेट है कि इट विल एस्टैब्लिश अ नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जो एक काफ़ी ज़्यादा अभी एट प्रेजेंट हर्डल है कि कई सारे क्लास 4-5 के बच्चे भी अभी जो बेसिक न्यूमरेसी है वो नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट किया जाएगा, इंडियन लैंग्वेजेस को भी प्रमोट किया जाएगा इसमें।
बोर्ड एग्जाम्स के असेसमेंट के प्रोसेसेस में भी रिफॉर्म्स लिए जाएंगे। एक न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर को सेटअप किया जाएगा, परख, दैट इज परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, इसे भी सेटअप किया जाएगा। स्पेशल इंपॉर्टेंस प्रायोरिटी दी जाएगी टू सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। एक सेपरेट जेंडर इंक्लूजन फंड भी रहेगा क्योंकि जेंडर डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है, एंड एक स्पेशल एजुकेशन जोन भी बनाए जाएंगे फॉर डिसएडवांटेज्ड रीजन्स एंड ग्रुप्स। स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी की सेटअप करने की बात भी की गई है। इसके अलावा वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने की भी बात की गई है इन बोथ स्कूल एंड हायर एजुकेशन सिस्टम्स। ट्रांसपेरेंट वे में टीचर्स के रिक्रूटमेंट हो थ्रू मेरिट बेस्ड परफॉर्मेंस असेसमेंट, इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है हायर एजुकेशन में से 50% तक इंक्रीज करने की बात है। 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है ये 50% तक होनी चाहिए, ये टारगेट है। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन होगी, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस होंगे। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होगा। हमें पता है कि अभी क्या होता है कि अभी कोई एक कोर्स को किसी ने लिया और उसके बाद बीच में 1 साल बाद छोड़ दिया तो वो पूरा उसका 1 साल बेकार हो जाता है। अभी से ऐसा नहीं होगा, हर एक जो स्टूडेंट है उसका एक एकेडमिक बैंक होगा, उसमें जितने भी साल डिफरेंट कोर्सेस में उन्होंने लिए हैं वो सारी ही रिकॉर्ड्स उसमें रहेंगी और वो कंसिडर भी की जाएंगी। तो इसीलिए मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शंस अवेलेबल है। इसके अलावा मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ को भी सेटअप किया जाएगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन सेटअप किया जाएगा। ओपन और डिस्टेंस लर्निंग जो है इसकी भी एक्सपेंशन की जाएगी क्योंकि एनरोलमेंट रेशियो भी बढ़ाना है। टीचर एजुकेशन की बात करें तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड स्टेट स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक एजुकेशन होगा। बैचलर जो अभी होता है आफ्टर ग्रेजुएशन वो नहीं होगा, राइट आफ्टर क्लास 12 अगर कोई टीचर बनना चाहते हैं तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होगा। All higher education institutions will be restructured into 3 categories. What are these 3 categories? These are research universities that will focus equally on research and teaching, teaching universities which will focus primarily on teaching, and degree granting colleges जो अंडरग्रेजुएट टीचिंग है उस पर फोकस करेगी। तो इस तरीके से एक जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं इन्हें डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा जाएगा डिपेंडिंग अपॉन देयर मैंडेट एंड देयर ऑब्जेक्टिव। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना ताकि हायर एजुकेशन में कमर्शलाइजेशन ना हो, और इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में 6% ऑफ द जीडीपी को कंट्रीब्यूट किया जा सके, इसके लिए भी सेंटर और स्टेट्स मिलके काम करेंगी। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो CABE है उसे भी स्ट्रेंथन किया जाएगा ताकि फोकस जो है वो क्वालिटी एजुकेशन पे रहे, कोऑर्डिनेशन रहे हर एक स्टेक होल्डर के बीच में। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम। फर्स्ट इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम जो है ये होने वाली है, इसे कंडक्ट करवाएगी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली न्यूयॉर्क में। इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम जो है ये इट वाज क्रिएटेड बाय द ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ, ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन। इस फोरम में ये समझने की कोशिश की जाएगी कि 2018 से क्या चेंजेस हुए हैं, what are the impacts of the COVID-19 pandemic on migrant workers' rights, क्या क्या न्यू और इमर्जिंग इश्यूज हैं, किस तरीके से माइग्रेशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। ये कोशिश की जाएगी कि पॉलिटिकल विल बने, मोमेंटम बने, ताकि ऐसी ऑब्जेक्टिव्स की इम्प्लीमेंटेशन हो जिससे माइग्रेंट वर्कर्स को बेनिफिट मिले। ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ, ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन ये यूनाइटेड नेशंस के अंदर ली गई एक इंटरनेशनली नेगोशिएटेड एग्रीमेंट है। 2016 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने डिसाइड किया बाय अडॉप्टिंग न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन फॉर रिफ्यूजीज एंड माइग्रेंट्स टू डेवलप दिस ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ, ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन, और उसके बाद 2018 में इसे बना दिया गया। दिस ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन जो इट इज़ द फर्स्ट एवर यूनाइटेड नेशन ग्लोबल एग्रीमेंट है ऑन अ कॉमन अप्रोच कि इंटरनेशनल माइग्रेशन को किस तरीके से देखा जाए। इसकी की प्रिंसिपल्स जो हैं इसमें रहेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस ना हो, एक कोऑपरेटिव अप्रोच रहे सारे स्टेक होल्डर्स के बीच में, ताकि माइग्रेशन होने के बाद जो माइग्रेंट है उसे सारी बेनिफिट्स मिले, उसके आइडेंटिटी क्राइसिस ना हो, कोई रिस्क्स और चैलेंजेस से जो फेस करने होते हैं उन्हें एड्रेस किया जाए, और कंट्रीज ऑफ ओरिजिन, ट्रांजिट और डेस्टिनेशन सारे के बीच में एक
कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बने। यही है ग्लोबल कॉम्पैक्ट। ये कॉम्पैक्ट नॉन लीगली बाइंडिंग है, इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट दिस। अगली टॉपिक है रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। रिसेंटली रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को 52nd रिजर्व फॉरेस्ट फॉर वाइल्ड कैट्स नोटिफाई किया गया बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो है, जिसे अभी जो एक न्यूली नोटिफाइड टाइगर रिजर्व भी है, ये राजस्थान में स्थित है और ये इसमें इंक्लूड हो जाते हैं हैबिटेट बिटवीन रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो राजस्थान के नॉर्थ ईस्ट में है और मुकुंद्र हिल्स टाइगर रिजर्व जो सदर्न साइड में है। तो ये फैसिलिटेट करेगा कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व से टाइगर्स जो हैं वो डिस्पर्स हो और वेरियस एरियाज में स्प्रेड करे। रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो है ये अराउंड 1771 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में स्प्रेड है और इसमें से 302 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को नोटिफाई किया गया है एज टाइगर सैंक्चुरी एंड इट विल बी लेफ्ट एज क्रिटिकल हैबिटेट फॉर टाइगर्स एंड रेस्ट ऑफ द एरिया जो है दैट विल एक्ट एज अ बफर जोन रणथंभौर नेशनल पार्क के लिए। रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को 1982 में एस्टैब्लिश किया गया था और इसकी कोर एरियाज जो है इसमें 8 विलेजेस हैं एंड दे आर होम टू लार्ज नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल इसमें सैम्भर्स आ जाते हैं, कैरेकल्स आ जाते हैं, वाइल्ड बोर्ड्स आ जाते हैं, नीलगाई, स्ट्राइप्ड हाइनास एट्सेट्रा। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, आपको बताना है कौन से ट्रू हैं कौन से फॉल्स। नंबर 1, a citizen of Pakistan or an entity incorporated in Pakistan cannot invest under FTI in India under India's Consolidated FTI Policy 2020. Number 2, an L-shaped recovery is a type of recovery characterized by a slow rate of recovery with persistent unemployment and stagnant economic growth. Number 3, Worldwide Governance Indicators was recently released by IMF and Freedom House. Number 4, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship holds 51% of the share capital of National Skill Development Corporation, while the private sector has the balance 49% of the share capital. Number 5, Ramgarh Vishdhari Wildlife Sanctuary is situated in Haryana. Number 6, in insurance sector up to 49% and in telecom sector up to 100% FTI via the automatic route is allowed. Number 7, monkeypox is characterized by flu-like symptoms and swelling of the lymph nodes. Number 8, Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration is the first ever legally binding United Nations global agreement on a common approach to international migration in all its dimensions. Number 9, the State of Inequality in India report has been released by World Bank. Number 10, line of actual control passes through the Pangong Tso Lake and approximately 80% of the length of the overall lake lies within Tibet. एक टॉपिक है amendments of the national policy on biofuels. इसमें जो amendments हुए हैं, इसकी जो provisions है, इसे हम नेक्स्ट सेशन में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू।